IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 में हूं आकाश सोनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बस आज ही का दिन और है जब प्रचार किया जा सकता है। दिल्ली में एक दिन बाद यानी 7 तारीख की सुबह 7 बजे से वोट डालने शुरू हो जाएंगे। IBN 7 ने भी इसकी खास तैयारियां की हैं। हमारे 70 रिपोर्टर दिल्ली की 70 सीटों पर मौजूद रहेंगे और बताएंगे हर पल का हाल। अब तक का सबसे बड़े सर्वेज में से एक अभी हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं, जो कि सबसे ताजा सर्वे भी है। ये है RDI का सर्वे और इसके मुताबिक जो पहली बार आप यहां पर देख रहे हैं, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 41 से 45 सीटें आ सकती हैं। ये अब तक का सबसे ताजा पोल है और अब तक के सबसे बड़े पोल्स में से एक भी है। इसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को सिर्फ 21 से 25 सीटें ही आएंगी और कांग्रेस सिर्फ 4 से 0 सीट तक भी सिमट सकती है। ये सबसे ताजा सर्वे जो साफ साफ तौर पे ये दिखा रहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपने बल पर सरकार बना सकते हैं दिल्ली के अंदर, जो कि IBN 7 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दावा कर रहे हैं अमित शाह भी। तो ये आपके सामने कि किस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये लेटेस्ट पोल है जो आपके सामने आपके स्क्रीन्स पर है और इसके मुताबिक पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा सीटें आ रही हैं। लेकिन ये अभी आप सामने जो देख रहे हैं ये वोट का औसत है। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वोट के औसत में 2013 में बीजेपी को मिले थे 33% वोट, जो बढ़कर इस बार 8% का स्विंग बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के फेवर में दिख रहा है। 41% वोट इस बार बीजेपी और उसके सहयोगी दल उठा सकते हैं। इसी तरह से आम आदमी पार्टी को भी पिछली बार के मुकाबले काफी फायदा हो रहा है। 25% वोट आम आदमी पार्टी को पिछली बार मिले थे, इस बार आम आदमी पार्टी को 11% ज्यादा मिल सकते हैं, 36% वोट। और कांग्रेस को बड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है। पिछली बार 25% वोट कांग्रेस से उठाए थे, लेकिन उसे 13% वोट का नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। और अन्य को 17% वोट पिछली बार मिले थे, उनके पास सिर्फ 11% वोट रह जाएंगे, यानी 6% वोट का नुकसान। सबसे ज्यादा फायदा तो आपको हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी नंबर 1 पार्टी दिल्ली में नजर आ रही है। तो इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी RDI के सर्वे की जो नतीजे हैं वो हमने आपको अभी अभी दिखाए हैं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान इस वक्त आ गए हैं। जहां तक कि RDI की बात है, देवेंद्र कुमार डायरेक्टर हैं RDI के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ मनीन्द्र नाथ ठाकुर हमारे साथ हैं। डेटा मिनेरिया का सर्वे हमने आपको कल दिखाया था जो बीजेपी की जीत दिखा रहा है। मनीन्द्र नाथ जी प्रोफेसर भी हैं सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज के साथ और एडवाइजर हैं डेटा मिनेरिया के, और वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा भी यहां हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। एक और महत्वपूर्ण जो डेटा यहां से आना है वो अभी आएगा, थोड़ी देर में आपके सामने होगा कि दिल्ली में किस मुख्यमंत्री को सबसे मुख्यमंत्री पद के रूप में पद के लिए किस नेता को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ये भी बात करेंगे। मेहमानों के साथ बातचीत भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये भी बताएं कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। IBN 7 के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी से खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि एक रात में
2 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी को उसका जवाब देना होगा। और सवाल उठाया कि अगर कल दाऊद को इस तरह पैसा दिया जाए और वो देना चाहे तो क्या आम आदमी पार्टी दाऊद से भी पैसे ले लेगी? उसको इस बात की चिंता नहीं है कि वो किससे पैसे ले रही है। 3 दिनों में एक नया खुलासा हुआ। आवाम नाम की संस्था सामने आई और उसने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। वो आरोप जिसके बिना पर आम आदमी पार्टी बनी थी, ईमानदारी, सच्चाई, पारदर्शिता। आपको लगता है कि इस खुलासे के बाद बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? फायदा नुकसान का इसमें सवाल नहीं है। कथनी और करनी के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, ये राजनीति के मूल सिद्धांत का सवाल है। इन्होंने कहा था कि हम किसी से कैश से डोनेशन नहीं लेंगे। अब कैश में उनको पैसे मिलने लगे, वो पैसों का करे क्या? इसलिए उन्होंने रूट घुमाकर अपने खाते में चेक बनाकर पैसा जमा किया। ये साफ शट एंड ओपन एंड शट केस है और इसका जवाब आप पार्टी ने देना चाहिए। एक रात में ही 2 करोड़ जैसी बड़ी अमाउंट आप पार्टी के अकाउंट में जमा हो जाती है और वो कहते हैं कि हमें कहां से आया मालूम नहीं है। भाई, आपके योगेंद्र यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद देखा है, जिसमें योगेंद्र जी ने कहा था कि 10 लाख के ऊपर के हरेक चंदे को हमारी पब्लिक अफेयर्स कमेटी जांच करेगी और वो पब्लिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष है श्रीमान केजरीवाल। तो ये 50-50 लाख के 4 चेक की जांच भी उन्होंने करी होगी और अगर जांच करी है तो चुप्पी से एक काला धन उन्होंने चुनाव के काम में लिया है। वो एक्सपोज हो चुके हैं और जो बातें कहते थे वो अब कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए इधर उधर जांच करो, ये करो। जांच का सवाल क्या है भाई? जांच होगी जब होनी है। दिल्ली की जनता ने 7 तारीख के पहले निर्णय देना है, आप 7 तारीख के पहले जवाब दीजिए। आइए अब चलते हैं देवेंद्र कुमार के पास, जो डायरेक्टर है आरडीआई के, और इनका लेटेस्ट सर्वे है, अब तक का सबसे बड़ा सर्वे भी है या फिलहाल मेरी समझ से बाकी सर्वे सबसे बड़ा सर्वे यही है। सैंपल साइज 20,200, तो लगभग 300 हर विधानसभा में। ठीक है, और आपकी की फाइंडिंग्स तो आपने दिखाई दी, क्या वोट शेयर होने वाला है और क्या सीटें आने वाली हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और विस्तृत रूप से देखें तो 70 में से लगभग 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा अपराजय स्थिति में है और आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी 30 सीटें आप कह रहे हैं कि किसी भी हालत में बीजेपी को आनी ही है, वो तो एकदम साफ नजर आ रहा है आपके सर्वे के मुताबिक। और करीब 15 ऐसी सीटें जहां पर आपको हारती नहीं दिख रही है। बाकी करीब 25 सीटें हैं जहां पर 5 से 5,000 के अंदर हार जीत का फैसला होने वाला है। ऐसी कितनी सीटें जो करीब 25 हो गई, 25 सीटें, 30 भाजपा की, 15 आपकी और 25 ऐसी सीटें हैं जो काफी नजदीकी, जहां पर 5,000 वोट से अंदर से भी फैसला हो सकता है। कांग्रेस की भी किसी भी सीट में, यहां तक कि जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड 5-6 सीट दिल्ली में है, वहां पर भी कहीं पर भी एकदम से क्लियर रूप से जीतती हुई नजर नहीं आ रही है कांग्रेस। जो आप माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाके बोल रहे हैं, जहां पर पिछली बार कांग्रेस उदाहरण के जीत रूप सकी, इस बार उसका कांग्रेस को जो आप कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, उसका फायदा किसको हो रहा है? नहीं, वो सीटें तो अधिकतर सीटें दो हिस्सों में हैं। जैसे मटिया महल हो गई, बल्ली मारान हो गई, सीलमपुर हो गई। ये 3 विधानसभा ऐसे जहां पर माइनॉरिटी वोट 50% या उससे अधिक है। तो ऐसी सीटों पर वो शिफ्ट कांग्रेस से आप हुआ तो वहां पर कांग्रेस को नुकसान और आपको सीधे जाएगा। लेकिन कुछ सीटें जहां पर 35-40 के आसपास माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, ऐसी सीटें हैं जैसे कि मुस्तफाबाद हो गई, बाबरपुर हो गई, ऐसी सीटों पर भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से वोट बढ़ता है माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी का उस आपने एक बहुत दिलचस्प बात बताई, अगर कुछ और डिटेल उसके बारे में बता पाए कि 19% वोट, जो कि बहुत बड़ा होता है, कांग्रेस और अन्य से दूर खिसक गया है, जिसमें से 11% का फायदा मिल रहा है आपको और 8% का फायदा मिल रहा है बीजेपी को। फिर भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी, बीजेपी और उसके सहयोगी दल दिख रहे हैं। देखिए, इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि हम 2013 से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ है। लोकसभा चुनाव में करीब 46.5% वोट था भाजपा का और आपको करीब 33% वोट उस समय मिला था, और कांग्रेस उस समय 14% पे ऑलरेडी चली गई। बीजेपी को तब 33 मिले था और आपको 25। नहीं, लोकसभा चुनाव में भाजपा को 46.5% था करीब, और आपको करीब 33% वोट था। तो अगर उससे हम कंपेयर करें तो आपको
3% का फायदा हो रहा है और भाजपा को करीब 5% का नुकसान हो रहा है। तो जो लोग बोलता नहीं, टिपिकल जो मोदी वेव में जो एक वोट बढ़ा था वो वहां से 4-5% वोट थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी जो फासला है आप और भाजपा के बीच में वो करीब 5% का है। और यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस दरकिनार हो गई है और बाईपोलर चुनाव हो गया है भाजपा और आप के बीच में, वो 5% वोट से ही चुनाव के परिणाम एकदम उल्टे हो जा रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थिति तो आप बहुत ही खराब बता रहे हैं। अब कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं? कांग्रेस जिस तरह से मैंने बोला कि 30 सीटों पर भाजपा और 15 सीटों पर आप अपराजित स्थिति में है, ऐसी एक भी सीट नहीं जहां कांग्रेस इस स्थिति में हो। कांग्रेस करीब 5-6 सीटों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष में है। अब उसमें से 0 भी हो सकता है या 1-2-3 कुछ जीत भी सकते हैं। वो तो इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी की तरफ से जुड़ गए। राजीव जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, ये जो लेटेस्ट सर्वे आरडीआई का आया है, ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ताजा सर्वे भी है। इसके मुताबिक आपकी सीटें 4 से 0 के बीच में हो सकती हैं। देखिए, सर्वे पे पहले से कांग्रेस पार्टी ये मानती आई है कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हम लोग बाग उसको मानते नहीं है। 125 करोड़ करीब 1.25 करोड़ लोग बाग हैं जो दिल्ली में मतदाता हैं, वो मताधिकार का अपना इस्तेमाल करेंगे 7 तारीख को। क्या ये पॉसिबल है कि सब 1.25 करोड़ लोगों का हम लोग बाग माइंड रीड कर लें? वो वोट कहां करेंगे? रही बात कांग्रेस पार्टी मुख्यतः 4 मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। पहला मुद्दा विकास का है, जो हमने विकास किया था, विकास करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा गवर्नेंस का है, जो गवर्नेंस 15 साल रही, जिसकी वजह से हम बार बार चुनाव जीतते रहे दिल्ली में, वो मुद्दा है। तीसरा मुद्दा हमारा फ्रेश फेस है, जो अजय माकन जी का बेदाग चेहरा और ढेरों काम अजय माकन जी की किटी में है, वो हमारा मुद्दा है। और साथ साथ जिस तरह से हमने सस्ती बिजली 0 से 200 यूनिट तक 1.5 रुपए यूनिट, और साथ साथ हर गरीब व्यक्ति को घर देने का वादा जो हमने किया है। कांग्रेस ने जितने भी वादे अब तक किए हैं 57 से लेकर आज तक के चुनाव प्रचारों में, तो उसमें वादे पूरे करने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया है। यदि लोग बाग विकास पे और गवर्नेंस पे फ्रेश चेहरे पे वोट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की चौथी बार सरकार बनेगी। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है निश्चित रूप से दिल्ली में नीचे जाएगा यदि इन मुद्दों पर चुनाव होता है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, तो कोई भी सर्वे नहीं बता रहा है, लेकिन बहरहाल आप सर्वे को सही नहीं मानते। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, जब से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं उसके बाद से 2 सर्वे आए हैं, डेटा मिनेरिया का, जिसके अधिकारी यहां पर हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ आरडीआई के डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं, देवेंद्र कुमार। इनका सर्वे भी ये बताता है कि 41 से 45 सीटें बीजेपी और सहयोगी दलों को मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 21 से 25, और कांग्रेस की धुलाई हो सकती है 0 से 4 सीटों के बीच। सर्वेस पर आपका कितना भरोसा है? लेकिन अब देखिए, दिल्ली की संदर्भ में सर्वेस सही आंकना सर्वेस के लिए एक चैलेंज साबित होता है, क्योंकि एक शहरी क्षेत्र है पूरा, तो इसलिए कुछ वर्गों का सैंपलिंग करना, जो पढ़े लिखे और थोड़ा मध्यम और हायर इनकम ग्रुप्स का सर्वे करना सर्वे कंपनियां के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता है। तो इसलिए थोड़ा सैंपल में बयास होता है एक लोअर इनकम स्ट्रेटा की तरफ। तो उससे स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो भी समर्थन है वो ज्यादातर झुग्गी झोपड़ी और उस तरह के इलाकों में है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन सैंपल्स में थोड़ा ज्यादा हो जाती है। इसके कारण मैं समझता हूं सभी पोल्स आम आदमी पार्टी को ज्यादा आंक रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आम आदमी पार्टी की स्प्रेड अक्रॉस वेरियस इनकम ग्रुप्स नहीं है, ये ज्यादातर लोअर इनकम स्ट्रेटा तक सीमित है। तो इसलिए हमारे अनुमान के मुताबिक हम बहुत अच्छी मेजॉरिटी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेकर हम चुनाव जीतेंगे। ओपिनियन पोल्स कुछ भी कहे, ये ओपिनियन पोल आप जो दिखा रहे हैं ये हमारे अनुमान से थोड़ा कम है, बट फिर भी ये थोड़ा कम से कम एक ट्रेंड दिखा रहा है। कई सारे ओपिनियन पोल्स जो दिखा रहे थे ये बेबुनियाद, ये क्योंकि उसमें कई पोल्स ने ये दिखाया कि 3 महीने में, पिछले 15 दिन पहले भाजपा को बहुत बड़ी बढ़ती और अचानक बीजेपी पिछड़ गई है। मैं समझता हूं ये सरासर गलत है, क्योंकि किसी भी इलेक्शन में, मैंने 25 साल से इलेक्शंस को बहुत करीब से देखा है, किसी भी चुनाव में
ऐसे 2 सप्ताह में या 1 महीने में पूरी स्थिति पलटी हो, ऐसा आज तक कोई उदाहरण नहीं है। तो मैं समझता हूं ये जो ओपिनियन पोल जो दिखा रहे थे, कुछ ओपिनियन पोल जो भाजपा की बढ़त नहीं है, मैं समझता हूं वो चुन के कह रहे हैं कि जो आपको आगे बढ़ा रहे वो वाले सर्वे सही है और बाकी नहीं है। बहरहाल एक और दिलचस्प बात मैंने देखी, जब टेलीविजन चैनल्स पे चल रहे हैं ये सर्वे, मैंने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर देखा, जो सर्वे एक तरफा आम आदमी पार्टी को जीतते हुए दिखा रहे, उनको लेके बीजेपी के समर्थक बहुत नाराज है, और जहां उल्टा हो रहा है वहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थक बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बटी हुई दिल्ली इस वक्त नजर आ रही है। ये आरडीआई के ओपिनियन पोल के मुताबिक किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल, ये 2 चेहरे हैं जिनमें दिल्ली सबसे ज्यादा पसंद कर रही है मुख्यमंत्री पद के लिए। 46% लोग किरण बेदी को नंबर 1 चॉइस मानते हैं मुख्यमंत्री के लिए, और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो लोग बनाना चाहते हैं वो बहुत पीछे नहीं है। 40%, 46% किरण बेदी के पक्ष में, 40 अरविंद केजरीवाल के, और अजय माकन के समर्थन में सिर्फ 12% लोग। ये देखिए सामने ये 3 बड़े चेहरे इस चुनाव के, लेकिन आप आम लोगों से भी बात करें, एक्सपर्ट से बात करें, सीधी लड़ाई लोग मान रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। नंबर 1 चॉइस 46% किरण बेदी के समर्थन में, 40% अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, सिर्फ 12% अजय माकन के। और IBN 7 के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी ने बात की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से। देखते हैं ये बातचीत। नहीं, ये आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं, खासकर आम आदमी पार्टी के लोग, कि नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए किरण बेदी का चेहरा दिया गया। देखिए, आम आदमी के आरोप के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, उनका काम ही है आरोप लगाना, और मैं मानता हूं कि एक नए प्रकार की राजनीति की वो शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं कम से कम इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। पर ये बात सही है क्या कि किरण बेदी को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया है? जी प्रार्थना है? जी नहीं, करप्शन और क्राइम के खिलाफ लड़ने का उनका रिकॉर्ड है, एक साफ सुथरा सार्वजनिक जीवन का रिकॉर्ड है, एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते ऑनेस्ट अधिकारी की उनकी जो छाप है, उसका भारतीय जनता पार्टी को निश्चित चुनाव में फायदा है। और मैं मानता हूं कि किरण जी के इंक्लूड होने से, भारतीय जनता पार्टी के नेता की घोषणा होने से भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं बढ़ी। पर आपके विरोधी उल्टा कह रहे हैं कि पार्टी का जो विरोधाभास था वो दिखने लगा है, काडर काम नहीं कर रहा है, नेता नाराज है किरण बेदी के आने से। देखिए, विरोधी कुछ भी कहे, मीडिया कुछ भी कहे, कैडर से मेरा लाइव संपर्क होता है, मैं पार्टी के कैडर से के साथ संपर्क में हूँ। टॉप टू बॉटम सभी लोग चुनाव के मैदान में हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से किरण बेदी के आने से बीजेपी को कितनी सीटों का फायदा हुआ? ऐसे किसी व्यक्ति के आधार पर सीटों का फायदा नुकसान नहीं होता, एक माहौल जो बनता है वो माहौल में निश्चित रूप से बढ़ोतरी। ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या अगर किरण बेदी का नाम पहले अनाउंस करते तो और ज्यादा फायदा हो सकता था? आज नेक टू नेक की स्थिति तमाम ओपिनियन पोल में नहीं दिखाई देती। ओपिनियन पोल का अपना एक तरीका होता है, इतनी बड़ी दिल्ली में 3-4 हजार लोगों को पूछकर ओपिनियन पोल करना, मुझे लगता है आप राह देखिए 10 तक, हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं चुनाव को। तो किरण बेदी को लेकर आपको मैं फिर से उसी सवाल पर इसलिए लौट रहा हूं कि उनको पैराट्रूपर बोला गया, ऊपर से थोपा हुआ लीडर बोला गया, बीजेपी के सोच के नहीं है। उनके पुराने ट्वीट्स की बात की जाती है कि उन्होंने आप लोगों के खिलाफ ट्वीट भी किए थे जब वो अन्ना के आंदोलन से जुड़ी थी। आपको लगता है ये सब चीजें कहीं हार्म तो नहीं करेंगी? क्या ट्वीट किया था हमारे गुजरात दंगों को लेकर उन्होंने लिखा था। देखिए, किरण जी का एक ही ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के लिए था कि आरटीआई को किरण जी ने मान्यता देनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति की 100 चीजें हैं, उसमें से एक चीज डिफर होती थी, डजंट मीन कि विरोधाभास है। मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध राजनीति में मानती है, वो भी मानती है। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता में मानती है, वो भी मानती है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की राजनीति में मानती है, वो भी मानती है। हम करप्शन और क्राइम दोनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी, उनकी भी है। काफी साम्यता है भैया, एक ट्वीट को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं। अमित जी, आपको रणनीति का शहंशाह कहा गया, आपको दिल्ली की राजनीति में आपकी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को कहा गया
जय और वीरू की जोड़ी है, शोले वाली जोड़ी है। ऐसे बड़े जोड़े ठीक नहीं है। मोदी जी देश के बहुत बड़े नेता है और मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। मोदी जी के साथ इस तरह से जोड़ना ठीक नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से जो टीम रणनीति बनाती है उसका हिस्सा मैं भी हूं। ये आप ही की रणनीति थी कि सभी एमपीज को पिछले बजट से, पिछले सेशन में कहा जाए कि कैंपेनिंग शुरू कर दो। आप ही की रणनीति थी कि 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 70 एमपीज को जिम्मेदारी दी गई। 70 एमपी को नहीं दी है, 70 कार्यकर्ता को दी है। हर बार करती है भारतीय जनता पार्टी। हम कैडर के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, संगठनात्मक रूप से हम चुस्त दुरुस्त हैं। सबसे अच्छा संगठन देश में भारतीय जनता पार्टी का है, तो हम हमारे पक्ष में संगठन का उपयोग करें, इसमें मुझे कोई अनुचित नहीं लगता। अमित शाह जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 2/3 बहुमत से जीतेगी, और जो लेटेस्ट 2 पोल्स हैं वो भी बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अपने बल पर सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन और ओपिनियन पोल भी है, हम अपना कोई पोल नहीं करवा रहे हैं, सुपर सर्वे हम दिखा रहे हैं, जिसमें सारे सर्वे आपको दिखाएंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। IBN 7 आपके सामने ला रहा है हर वो सर्वे जो अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। दिल्ली में मुकाबला कड़ा है, अभी तक यही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है, ये भी ओपिनियन पोल कह रहे हैं। और अलग अलग सर्वे के आंकड़े अलग अलग हैं। हम सुपर सर्वे आपके सामने पेश कर रहे हैं, अलग अलग सर्वे सारे वैसे के वैसे आपके सामने रख रहे हैं। अब दिखा रहे हैं दूसरा सर्वे। ये सर्वे डेटा मिनेरिया का सर्वे है और आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद आया है। इसके मुताबिक बीजेपी 36 सीटों के साथ अपने समर्थकों के दल के साथ मिला के कुल 36 सीटें लाके अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, पिछली बार उसकी 28 सीटें थी, एक कम होकर आम आदमी पार्टी को शायद सिर्फ 27 सीटें मिले, और कांग्रेस को भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, सिर्फ 7 सीटें। डेटा मिनेरिया के ये आंकड़े आपके सामने हैं। 2013 में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी और समर्थक दलों को आपको याद होगा 32 सीटें मिली थी। इस बार ये सीटें बढ़कर 36 हो सकती हैं। बीजेपी और सहयोगी दल सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, ये डेटा मिनेरिया का कहना है। आम आदमी पार्टी 28 से एक कम 27 पर और कांग्रेस 8 से एक कम 7 पर नजर आ रही है। लेकिन और भी सर्वे आ रहे हैं, बाकी सर्वेस पर भी नजर डालते हैं। वीक और IMRB का यह सर्वे है जो बीजेपी को 36 सीटें दे रहा है उसके सहयोगी दलों के साथ। आम आदमी पार्टी को पिछली बार के मुकाबले 1 सीट ज्यादा 29 सीट, और कांग्रेस 8 से आधी होती हुई नजर आ रही है इस सर्वे में 4 पर। आपको अगर पिछली बार से कंपेयर करें तो बीजेपी जिन 4 सीटों के कारण नहीं पिछली बार सरकार बना पाई थी, इस बार उसे ये सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। द वीक और IMRB के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति और भी दयनीय होती हुई नजर आ रही है। एक और सर्वे है जो बीजेपी की जीत साफ साफ दिखा रहा है, वो है इंडिया टीवी और सी वोटर का सर्वे। बीजेपी और सहयोगी दलों को ये 36 सीटें दे रहा है। आम आदमी पार्टी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है इसमें 31 सीटों के साथ, लेकिन कांग्रेस शायद सिर्फ 2 सीटों पर सिकुड़ जाए, ये इंडिया टीवी और सी वोटर का सर्वे बता रहा है। प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज तक और सिसेरो का सर्वे देखें जो कि बिल्कुल अलग स्थिति बना रहा है इन सब सर्वे से। आम आदमी पार्टी आज तक और सिसेरो के मुताबिक 38 से 46 सीटें लेते हुए
नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी दिल्ली में, ये आज तक सिसेरो का कहना है। बीजेपी 19 सीट से 25 सीट के बीच में ही अटक जाएगी। कांग्रेस का खाता भी शायद खुल न पाए, ये आज तक सिसेरो सर्वे का कहना है। ये सुपर सर्वे जारी है, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग सर्वे अभी तक क्या जानकारी दे रहे हैं। और अब आइए देखते हैं एबीपी और नीलसन का सर्वे, जिसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 35 सीटें लेकर आएगी। मार्जिन ऑफ एरर जोड़ दिया जाए तो संभव है कि थोड़ी कम सीटें मिलने की स्थिति में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए, ये एबीपी नीलसन का कहना है। बीजेपी और सहयोगी दलों को ये सिर्फ 29 सीटें दे रहा है। और अगला देखिए एचटी और C4 का सर्वे है। इस सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है 36 से 41 सीटों के साथ, काफी आराम से। पिछली बार की 28 सीटों से एक बड़ा स्विंग आम आदमी पार्टी के समर्थन में एचटी और C4 दिखा रहा है। और बीजेपी और उसके सहयोगी दल 32 पर ही, उसके आसपास ही अटके या थोड़ा सा कम बीजेपी की सीटें हो सकती हैं, ये एचटी और C4 का सर्वे कह रहा है। कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले नुकसान में ही नजर आ रही है। और जी और तालीम का सर्वे अब आपके सामने है, जो बीजेपी को 32 से 36 सीटों के बीच दे रहा है। और ये एक सर्वे है जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसके बहुत करीब नजर आ रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर 32 से अपनी सीटें बढ़ा सकता है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन। और अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले तो अपने बल पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ। और आम आदमी पार्टी 30 से 34 के बीच में अटक सकती है, यानी बहुत करीब पहुंचकर भी आम आदमी पीछे रह सकती है। बीजेपी सरकार बनाने के बहुत करीब है और कांग्रेस को बड़ा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव के पास जाना चाहूंगा। जीवीएल, हमने खुद का कोई सर्वे नहीं कराया है, लेकिन अभी तक के जितने भी सर्वे हैं वो पूरे देश की जनता के सामने हैं। आखिरी दिन आप क्या कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जनता सर्वेस के आधारित पर जनता वोटिंग नहीं करती है। हमारा मैसेज दिल्ली की जनता के पास, जनता के साथ हम बहुत दिन से यही बात कह रहे हैं, जो सुशासन दे सकती है, जो पार्टी स्थिर सरकार दे सकती है, जो पार्टी गवर्नेंस को लेकर कमिटेड है, ऐसे पार्टी को समर्थन दीजिए। और जिन पार्टियों के कारण दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं बन पाई, जो सत्ता को छोड़कर चले गए थे, ऐसे ताकतों को वोट करने से ये इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी दिल्ली में। तो इसलिए हमारा मैसेज एक सुशासन को लेकर है, गवर्नेंस को लेकर है, और दिल्ली को एक विश्व के एक सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया एक शहर बनाने की जो हमारी जो कल्पना है, उसको विजन डॉक्यूमेंट के जरिए भारतीय जनता पार्टी जनता के समक्ष, जनता के बीच प्रस्तुत किया है। हम इसी पॉजिटिव एजेंडा के साथ, और हमारे नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री उम्मीदवार डॉक्टर किरण बेदी, इन दोनों के हाथों को मजबूत करने के लिए हमने जनता से वोट मांगा है। आज भी हमारी मैसेज उनके लिए यही है। वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ हैं। सुदेश, आपने सुपर सर्वे देखा, जितने भी सर्वे हैं सारे हम दिखा रहे हैं। आपकी अपनी गट फीलिंग क्या है? आप दिल्ली के लोगों से मिल रहे होंगे, लगातार देख रहे होंगे, क्या आपको ये कांटे का मुकाबला लग रहा है? अब आखिरी कुछ घंटे बचे हैं प्रचार के। देखिए, ये बात तो है कि किरण बेदी को जब बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया था तो बीजेपी को लगा जैसे एक डिसाइसिव लीड मिल रहा है। जहाँ भी जाइए किरण बेदी की चर्चा होने लगी थी, तो आम आदमी पार्टी को क्रेडिट जाता है कि थोड़ा सा उन्होंने उसको कवर किया है ग्राउंड को, और आज नेक एंड नेक बैटल है और किसी के हक में भी जा सकता है। अगर सर्वे की आप बात करें तो मैं चाहूँगा कि सैंपल साइज जिसका बड़ा हो उसको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव माना जाए, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों का ओपिनियन ले सकते हैं और उसको फिर एनालाइज कर सकते हैं। अगर कहीं आप 1000 का सैंपल साइज लिए हैं, जैसा आपका सर्वे बता रहा है कि 21,000 का सैंपल साइज है, तो मैं एज ए लेमैन चाहूँगा कि 21,000 के सैंपल को मैं ज़्यादा क्रेडिबल मानूंगा, क्योंकि आपने ज़्यादा लोगों से बात की है और आप उनके ओपिनियन को एनालाइज करके दर्शक तक पहुंचा रहे हैं। ये सर्वे है आरडीआई का और देवेंद्र कुमार यहां हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आप दावा कर रहे हैं कि सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपका है और उसके मुताबिक बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन रही है और दिल्ली में उसकी सरकार बन रही है, लेकिन शायद लोग ये भी जानना चाहेंगे कि कितना साइंटिफिक है ये सर्वे।
देखिए, सैंपल साइज और उसका रैंडमाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है एक सच्चाई तक पहुंचने के लिए। उस हिसाब से आज जो दिल्ली की परिस्थिति है, छोटे सैंपल के साथ स्विंग एनालिसिस करके जो असेसमेंट होते हैं, उससे सच्चाई के नज़दीक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं पिछले 2-3 चुनाव में। 2009 में कांग्रेस को 50% वोट था, जो 2013 में आ गया 25% और 2014 में आ गया 14%। उसी तरह से बीजेपी ने 30% के आसपास 2009 से यात्रा चालू की और 47% तक पहुंच गया 2014 में। उस तरह आप एक और फैक्टर आया, इसलिए वोटर बड़ा उथल पुथल हो रही है दिल्ली की राजनीति में। इसलिए जो स्विंग एनालिसिस का तरीका है, जो कि वही तरीका है छोटे सैंपल में कोई असेसमेंट करने का, वो काम नहीं करेगा। इसलिए बड़े सैंपल के साथ हर एक विधानसभा का अलग अलग अध्ययन हो, तभी सच्चाई के नजदीक पहुंचा जा सकता है। इसके पहले कि मैं राजीव त्यागी जी के पास कांग्रेस का पक्ष जानने के लिए जाऊं, यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ है मनीन्द्र नाथ ठाकुर जी, जो कि डेटा मिनेरिया सर्वे के साथ जुड़े हुए, जो बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बता रहा है। बीजेपी अपने बल पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, उनके सर्वे में भी। थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि जो ये सर्वे को साइंटिफिक बताने की बात चल रही है, उसमें बहुत मीडिया में डिबेट करना चाहिए और सब लोगों को बुला के बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। जो पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी ऑफ साइंस को लेके लोग चलते थे कि ये साइंटिफिक है, ऐसा कुछ है नहीं। अब कितना भी सैंपल सर्वे बढ़ा दें, उससे कोई ज़्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ता है, क्योंकि मेथड ही अब बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया है। एक्चुअली नए मेथड की खोज करनी चाहिए इन लोगों को। दिक्कत ये हो गई है कि जो सोशल साइंस लोगों को कह रहे हैं, आप भी हिस्सा है ना, लेकिन आपका कितना साइंटिफिक नहीं। हाँ। फिर वो साइंटिफिक के डिबेट पे जा ही नहीं रहा, साइंटिफिक है क्या, साइंटिफिक होना क्या है, ये समझना पड़ेगा। साइंटिफिक होने का मतलब क्या है। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जो हम लोगों ने सर्वे के लिए डिज़ाइन तैयार किया है, डाटा मैनेरिया एक ग्रुप है जिसमें एक एडवाइजरी टीम है, जिसमें सोशल साइंस के कई डिसिप्लिन के लोग हैं, और हम लोग इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस तरह के। आप ये कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल्स अभी भी पूरी तरह साइंटिफिक है, ये आप बिल्कुल नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक होने का जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि फ्लोटिंग वोट्स की सारी लड़ाई है आखिरी कुछ घंटों की। सुपर सर्वे के जरिए हम सारे सर्वे आपके सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली का सबसे ताजा सर्वे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी RDI का सर्वे। और ये सर्वे, इसका सैंपल साइज अब तक का सबसे बड़ा है, ऐसा RDI का दावा है। और इसके मुताबिक बीजेपी और सहयोगी दल 41 से 45 सीटें लाकर बड़े आराम से दिल्ली में सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पिछली बार के मुकाबले कम सीटें लाती हुई दिख रही है, 21 से 25 सीटों के बीच वो अटकती हुई दिख रही है। और कांग्रेस की पूरी तरह से धुलाई होती हुई नजर आ रही है। पिछली बार के मुकाबले अगर देखें, 32 सीटों पर बीजेपी अटकी थी, उसे 36 की जरूरत थी। इस बार वो बाकायदा ये सीटें लाती हुई नजर आ रही है, ये RDI का सर्वे बता रहा है। आम आदमी पार्टी पिछली बार 28 सीटें लेकर आई थी, लेकिन उसे इस बार नुकसान होते हुए दिख रहा है, 21 से 25 सीटें वो लाती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस बेहतरीन से बेहतरीन भी अगर लेकर आए तो 4 ही सीटें लेके आ रही है, पिछली बार के मुकाबले आधी, और उसका सुपड़ा साफ भी हो सकता है। साथ ही साथ अब ये देखिए, वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी को इस बार 41% वोट मिल सकते हैं, आम आदमी पार्टी को 36% वोट और कांग्रेस को 12% वोट। 2013 के मुकाबले बीजेपी को 8% का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को भी फायदा हो रहा है, 11% का हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी सीटें कम है। और कांग्रेस को भारी नुकसान होते हुए दिख रहा है, 25% से उसका वोट प्रतिशत गिरकर 12% पर, यानी 13% का नुकसान कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह अन्य को भी 6% का नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से राजीव त्यागी, अनिल बलूनी बीजेपी से हमारे साथ अभी अभी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ यहां स्टूडियो में कुछ खास लोग हैं। सबसे पहले राजीव जी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस कर दूं बस पहले राजीव जी। सुदेश वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, डेटा मैनेरिया के मनीन्द्र नाथ ठाकुर हमारे साथ हैं, और देवेंद्र कुमार RDI से हमारे साथ हैं। जी सबसे पहले आप ही के पास राजीव जी। आकाश जी, अभी मैंने बड़े गंभीरता से अमित शाह साहब का इंटरव्यू सुना जी,
आपने लीड स्टोरी में केजरीवाल जी वाला जो आरोप है उनका वो चलाया, लेकिन वो नहीं देखा आपने कि मोदी सरकार का कामकाज जनमत संग्रह नहीं है। इसका मतलब अमित शाह अंदर से डरे हुए हैं कि मोदी सरकार ने 8 महीने से कोई कामकाज नहीं किया है। सुबह भाषण, दोपहर भाषण, शाम भाषण, सोते सोते भाषण, नो राशन, नो विकास, नहीं कहीं कोई रोजगार होगा, ना कहीं देश पाकिस्तान के फ्रंट पे कोई अचीवमेंट कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि अमित शाह बिल्कुल स्वीकृति कर गए हैं कि मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। दूसरी बात यह है कि वो लोग बाग तड़ी पार रहे हों, जिनको गुजरात से तड़ी पार किया गया हो बकायदा 2 साल के लिए, तो उसके लिए बस मैं ही यही कहूंगा कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। कि जो लोग बाग कत्ल करने वाले लोग बाग हैं, जो अपराध करने वाले लोग बाग हैं, वो दूसरों पर आज के नाम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो लोकतंत्र के सदके और लोकतंत्र के सदके जवाब देंगे आपके जो गेम चेंजर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन पर सीधा हमला कर रहे हैं राहुल गांधी भी और अभी कांग्रेस के नेता राजीव त्यागी भी। अनिल बलूनी जी, नरेंद्र मोदी जी जो 10 लाख का सूट पहन रहे हैं उस पर ही पूछ लीजिए। 10 लाख का जो सूट पहन रहे हैं नरेंद्र मोदी, उस पर ही पूछ लीजिए। अच्छा, आपने काफी सारे शस्त्र एक साथ मार दिए। अनिल जी का ऐसा जवाब। राजीव जी, एक तो आप हमने कितने रुपए का कपड़ा पहना है, कितना नहीं पहना है, इस पे ध्यान छोड़ दीजिए। बात नहीं, मैं वास्तविकता बोल रहा हूं। और टीवी डिबेट पे राजीव त्यागी वो व्यक्ति जो सच बोलता है। और राजीव त्यागी जी की पार्टी कितना सच बोलती है सब जानते हैं, है ना। और हमने कितने रुपए का सूट पहना है, एक इसके बारे में दुष्प्रचार, आपका जो दुष्प्रचार डिपार्टमेंट है वो करता रहता है। और आपको जनता कहाँ का रास्ता दिखा चुकी है। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? दिल्ली में आप कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे। आपकी पार्टी 4 सीटों पे पहुंच रही है। आपने कभी सोनिया जी को इसका जवाबदेही बनाई क्या? आपने कहा था कि मेरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी 10 लाख से ऊपर के हर एक चंदे को जांच कर लेगी। ये 10 लाख से ऊपर का चंदा है या नहीं है, इसका मतलब है कि आपने जांच कर लिया है। तो आपने जांच कर काले धन को स्वीकार किया है। योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि मेरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी 10 लाख से ऊपर का हर एक चंदा जांच कर लेगी। अरे 50 लाख का चंदा है, उसकी आप जांच नहीं करोगे किसने पैसा दिया?